अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर केस की अपनी एक संगीन नवैयत होती है। हर एक केस का एक सियाको सबाक होता है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इन केसेस का मुकम्मल जायजा लेते हैं। इंटेरोगेशन की जाती है, तफ्तीश मुकम्मल की जाती है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जाती है, उनका चालान बनाया जाता है और फिर उनको अदालत में पेश किया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ मिल जाता है और कई ऐसे लोग हैं जो इंसाफ की दुहाइयां देते देते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से एक केस जो कि अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और बड़े बड़े ताल्लुकात, बड़े बड़े सियासी खानदान इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर लपेटा जा रहा है, जिसकी जो मिसालें हैं वो हमें गुज़िश्ता 2-3 दिन से जिस तरह की तफ्तीश की सूरत हाल है, जिस तरह पुलिस का जो रवैया है और फिर जिस तरह एक डबल स्टैंडर्ड आड़े आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये साबित कर रही हैं कि एक बड़े ख़ानदान का जो एक चश्मो चिराग है वो इस केस के अंदर बुरे तरीके से फंस गया है। और वो फंसा इसलिए है क्योंकि जाने अनजाने में, उसको ना जानते हुए कि इस शख्स का ताल्लुक किस खानदान से है, उसका नाम एफआईआर के अंदर नामजद कर लिया गया। मैं बात कर रहा हूँ रजा डार केस के हवाले से, जो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला केस बन चुका है और हर रोज इस केस के अंदर नित नए जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। दो खवातीन जिनका ताल्लुक, एक का वेनेजुएला से है और दूसरी जो खातून है उसका ताल्लुक नेदरलैंड से है। ये दोनों खवातीन पाकिस्तान में एक बाअसर शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान में बुलवाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट की गर्ज से। और जो इसके एफआईआर के कंटेंट्स हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि इन खवातीन को एक बिजनेस प्रपोजल देकर पाकिस्तान में बुलवाया गया और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इनको ये बताया गया था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एलॉन मस्क की कंपनी के साथ की जाएगी। उसको कुछ तस्वीर दिखाई गई। बहरहाल इन दो खवातीन को पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर बुलवाया गया। उसके बाद इन खवातीन का जो कहना है, जो एफआईआर के कंटेंट्स बता रहे हैं वो यही है कि इन खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और इनसे पैसों की डिमांड की गई, जो तकरीबन लगभग पाकिस्तानी 40 से 50 करोड़ रुपया बनता है। अब वो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में था या वो कैश कैश की शक्ल में था, ये अभी जो तफ्तीश होगी उसके बाद ये चीजें सामने आती रहेंगी। बहरहाल ये दो खवातीन जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं, इनकी बाकायदा एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। और अगर आप एफआईआर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो जिस जिस तरह जो वाकयात जो इन खवातीन के साथ पेश आए वो एज इट इज उसके ऊपर लिख दिए गए और बाकायदा मुल्जिमान को इस एफआईआर के अंदर नॉमिनेट कर दिया गया। बाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस ने अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ करके घरों के अंदर छापे मार के ना सिर्फ इन लड़कियों को बरामद किया बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया। ये सारी सूरत हाल थी जो आज से 2 दिन पहले हमें पुलिस की जानिब से बताई जा रही थी कि किसी किस्म की जो लचक है वो मुल्जिमान के लिए पेश नहीं की जाएगी। उसके बाद पता ये चलता है कि जो डेली पाकिस्तान के एंकर हैं यासिर शामी साहब, वो एक वीडियो कैप्चर करते हैं और एक फैमिली के साथ जिनकी ये गाड़ी भागते हुए जिनके साथ इनका एक्सीडेंट होता है, जिस दौरान ये दोनों खवातीन उस गाड़ी से भागकर फरार होती हैं, वो एक फार्मेसी के अंदर पहुंचती हैं और वहां पर एक ट्रैफिक वार्डन और जो दीगर लोग हैं वो उनको देखकर पुलिस को बुलवाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन में मुंतकिल करते हैं। वहां पर उनको बिठाया जाता है और उनसे ये सवालात किए जाते हैं कि उनसे क्या, उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। वो सारी बातें वहां पर बताई जाती हैं। पुलिस अपना एक्शन लेती है और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये खवातीन के 164 के बयान करवाए जाते हैं और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा इन दोनों खवातीन ने जो अपने बयानात हैं वो अदालत के रूबरू अपने जो बयान है वो दे दिए हैं। उसके बाद मुल्जिमान को अदालत के अंदर पेश किया जाता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है डीआईजी जो पुलिस हैं फैसल कामरान साहब उनकी जानिब से, और दीगर अफसरान भी उनके साथ वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने देखी है, जो सलूक कल वहां पर डीआईजी फैसल कामरान साहब के साथ सहाफियों ने किया है, वो यकीनन काबिल दीद था। जिस तरह के तलख सवालात फैसल कामरान साहब के साथ किए गए हैं, जिनके जवाबात वो आड़े टेढ़े अपने हिसाब से देते रहे हैं, सहाफ़ियों की जानिब से कल इंतहाई उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि आप हमारी नौकरियां खाते हैं, आप हमारे खिलाफ हमारे चैनल्स के अंदर जाके कहते हैं कि इसको नौकरी से निकाल दो। तो आज जो इंतज़ाम आपने हमारे लिए यहाँ पर चाय और खाने का किया है, आज हम वो नहीं खाएंगे, आज हमारे सवालात का आप जवाब दें। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस तरह यही लग रहा था कि जो केस है, जिस केस को डिस्कस करने के लिए ये सारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो केस कहीं दूर होकर रह गया है और जो सहाफ़ी बरादरी है उसके जो मामलात हैं वो इसके ऊपर हावी हो गए हैं। बहरहाल जैसे तैसे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी हो सकी और जितने भी सवालात और जवाबात डीआईजी फैसल कामरान साहब की जानिब से दिए गए वो यकीनन हम सब की समझ से बाहर हैं। जो फैसल कामरान साहब हैं ये सीएसपी एक ऑफिसर हैं और ये 2017 में नवाज शरीफ साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज थे और उसके बाद जब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई पाकिस्तान के अंदर 2022 में, तो इनको डीआईजी का ओहदा दे दिया गया। कई सारे अफसरान को क्रॉस किया गया, किसी रूल को फॉलो नहीं किया गया और इनको एक डीआईजी की जो पोस्ट है वो दे दी गई। अब इस पोस्ट को देने के बाद इस केस के हवाले से जिस तरह उन्होंने बयान दिया है वो यकीनन हम सब की समझ में आ चुका होगा। इस वक्त ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इसके अंदर रोजाना की बुनियाद पर नित नए इंकशाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। अगर आप जायजा लेते हैं सोशल मीडिया का, तो जो सोशल मीडिया के तमाम तर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह की जिनसी ज्यादती के जितने भी केसेस हुए हैं आज से पहले, वो केस हैंडल किए हैं सीसीडी ने। और सीसीडी किसी अदालत में किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को पेश नहीं करती, किसी की कोई तफ्तीश नहीं होती और उनका एक सीधा सीधा सा एक मामला है कि जो मुलजिम है वो उनको छुड़वा कर भागने की कोशिश करता है या उसके साथी आते हैं उसको छुड़वाने के लिए और पुलिस मुकाबले के अंदर फिर जो वो मुलजिम होता है वो पार हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। डीआईजी फैसल कामरान साहब ने भी बताया कि एक इदारा एसएससीपीआई है जो कि ये तय करता है कि ये जो केस है वो सीसीडी के पास नहीं जाएगा बल्कि ये पुलिस के पास जाएगा और ये पुलिस के पास जब इसकी तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इन मुल्ज़िमान को मुकम्मल अदालत के सपुर्द किया जाएगा और अदालत फैसला करेगी कि ये लोग वाकई सजा के हकदार हैं या नहीं है। और जो बयान इन्होंने दिए हैं उन खवातीन के हवाले से जिनको वापस उनके मुल्क में रवाना कर दिया गया है, जिनकी इज्जत को पाकिस्तान के अंदर पमाल किया गया है, एक बड़े सियासी खानदान का जो एक चश्मो चिराग है वो इस सब के अंदर मुलविस है। इसके बावजूद डीआईजी साहब ये बयान देते हैं कि वो जो दो खवातीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ से बड़ी राजी होकर गई हैं और इतनी राजी होकर गई हैं कि उन्होंने जाने से पहले ना सिर्फ पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की तारीफ की है बल्कि वो पाकिस्तान का झंडा अपने साथ लेकर गई हैं। ये सारी सूरत हाल है जो बताई गई है कल डीआईजी फैसल कामरान की जानिब से। मुल्जिमान इस वक्त जेल के अंदर हैं और उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो ले लिया गया है। 8 मुल्जिमान हैं जिनमें से 4 शायद नामालूम है और ये केस इस वक्त पाकिस्तान का सबसे टॉप केस इस वक्त चल रहा है मौजूदा वक्त का, जिसमें दिन ब दिन कोई नित नए इंकशाफात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब सवाल जो अवाम है वो ये कर रही है कि जो एक गरीब आदमी होता है जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, जब वो इस किस्म के किसी हसास नवैयत के केस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको सीसीडी हैंडल करती है और फौरी तौर पे उस केस की फाइल बंद हो जाती है उस शख्स के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद। लेकिन जब बात आती है एक सियासी खानदान की, एक असर सूख रखने वाले शख्स की, तो फिर वहां पर सीसीडी के भी हाथ जो हैं वो शायद बंधे हुए होते हैं और पुलिस के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। वही कुछ बताया जाता है जो उनको बताकर भेजा जाता है कि आपने जाकर अवाम को इस तरह टैकल करने की कोशिश करनी है। वही कुछ किया गया डीआईजी साहब की जानिब से और दीगर पुलिस अफसरान की जानिब से। और इस केस को जितना भी ये कोशिश कर लें कि ये सादा बना लें, अगर आप ये देखें कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की यकीनन एक काफ़ी हद तक जो है वो बेइज्जती हो चुकी है और पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम इसहाक डार है, वो उनका जो नवासा है वो इस केस के अंदर मरकजी मुलजिम है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए होना तो यही चाहिए था कि एथिकली जो इसहाक डार साहब हैं वो ना सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते बल्कि जो इनकी डोमेन में आने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सरबराहान हैं उनको भी फौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा देना चाहिए था। और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखे जा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही सीएम पंजाब की मरियम नवाज साहिबा की, तो उनके हवाले से यही बताया जा रहा है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस का इस केस के हवाले से वो ज़ीरो टॉलरेंस रखती हैं और वो कहती हैं कि मेरिट के ऊपर इस केस की तफ्तीश की जाए और जो भी सज़ा बनती है वो की जाए, किसी किस्म की सिफारिश इसके अंदर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जो मरकजी मुलजिम है वो इन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्द है और इसहाक डार फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली, इनके जिस तरह के आपसी ताल्लुकात हैं वो यकीनन एक पूरा ख़ानदान है और
پاکستان کی اس وقت جو حکومت کے جو مین لوگ ہیں وہ اس کیس کے اندر ان کے جو جو چشم و چراغ ہیں وہ اس کیس کے اندر نامزد ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کب تک ہوگا, کیسے ہوگا, عدالت اس کیس کا کیا فیصلہ کرے گی, کیا یہ کیس چلتا چلتا بڑی عدالتوں تک آئے گا, اور کیا جو 26ویں ترمیم کے بعد بننے والی آئینی عدالت ہے کیا وہ اس کیس کا فیصلہ کرے گی, یا وہ تمام ججز جن کے پاس یہ کیس وقتاً فوقتاً جائے گا کیا وہ واقعی میرٹ کے اوپر اور ایف آئی آر کے کانٹینٹس کو دیکھتے ہوئے کیا وہ اس کا فیصلہ کر پائیں گے, اور کیا سی سی ڈی اپنا جو ایک اس کا ویژن تھا, جو ایک زیرو ٹالرنس کی کرائم کے خلاف ان کی ایک جدوجہد تھی, جس طرح آتے ہی اس ڈپارٹمنٹ نے ٹیفی بیٹ جیسے ایک بڑے نامور بدماش کو ٹھکانے لگایا, اور دیگر جو لوگ ہیں جن کے آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر پستول ان کے چل جاتا تھا, تو یہ ساری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, خاص کر کے جو پولیس ہے, جو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کیس اب ان کی ڈومین میں آتا ہے, سی سی ڈی اس کیس کو ہینڈل نہیں کرے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر اس میں کیا کیا معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. اور آج سے پہلے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کئی ایسے سانحات ہوتے ہیں, کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہائی پروفائل ہیں, کیونکہ جن کا اپنا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے, ظلم کا نشانہ بنتا ہے, تو یقیناً وہ کیس اس کے لیے ہائی پروفائل ہی ہوتا ہے, چاہے آپ پاکستان کی ریاست اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک سیاسی خاندان کا ایک فرد اس کیس کے اندر ملوث ہے تو اس لیے یہ ہائی پروفائل ہے, تو یہ کہنا انتہائی غلط ہوگا. اور اس کے بعد یہ جس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر ہے, پاکستان کے جو آپ کہہ لیں تفتیش کے زاویے جس طرح کیس کے مکمل کی جاتے ہیں اس حوالے سے ہے, تو وہ یقیناً ہمیں اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس طرح کی ہے, اور یہی سوالات کل صحافیوں نے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے ساتھ کیے تھے کہ آپ کی جب فورس ہے وہ جب کسی سیاسی شخصیت کے گھروں کے اندر چھاپے مارتی ہے, ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتی ہے, تو اس وقت آپ کا ڈسپلن کہاں جاتا ہے, اس وقت آپ کے آرڈرز کہاں جاتے ہیں, کیونکہ ریپرزینٹیٹیو تو آپ ہی ہیں, آپ ہی کے نمائندگان ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ان کا سامان بھی اٹھا لیتے ہیں, ان کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی اتار لیتے ہیں, اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. تو آپ جواب دیں کہ آپ فرعون ہیں. اس طرح کے سخت سوالات کا جو کل سامنا ہے جو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے کیا, اور ایٹ دی اینڈ وہ اس پریس کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے. دوسرا یہ کہ اس وقت جو غلام محی الدین دیوان صاحب ہیں جو کہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں کشمیر کے, پاکستان تحریک انصاف نے کشمیر کے الیکشن کا بائی کاٹ کر دیا ہے, اور جو 12 سیٹیں تھیں اس پہ اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گی, جبکہ اسی الیکشن کے لیے غلام محی الدین دیوان صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے اور ان کی مسز صبا دیوان صاحبہ کے کروائے گئے تھے. لیکن جب یہ فیصلہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی الیکشن کے اندر کنٹیسٹ نہیں کر رہی, تو اس کے بعد یہ جو ہمارے غلام محی الدین دیوان صاحب ہیں ان کو تاحال جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, اور ان کے اوپر 96/23 اور 97/23 کے کچھ مقدمات ہیں جن کے اندر ان کو نامزد کیا گیا ہے. پہلے ان کی شناخت پریڈ کا عمل چلتا رہا تھا, کبھی کسی تھانے کبھی کسی تھانے, اور اس کے بعد 2 دن پہلے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا, اور صرف وہاں پر ان کی پیشی تھی. اب جو 10 جولائی کی تاریخ ہے وہ ان کی بیل کی لگی ہوئی ہے کہ اس دن ان کی بیل کنفرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا باقی ہے, کیونکہ رہی بات کشمیر الیکشن کی, تو کشمیر الیکشن اب پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا غلام محی الدین دیوان صاحب کو 10 جولائی کو اے ٹی سی کورٹ لاہور سے انصاف ملتا ہے, یا ان کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے گا جس طرح تحریک انصاف کے دیگر جو لوگ ہیں ان کو جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب, اجاز چودھری صاحب, حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں, یہ تمام لوگ, اور دیگر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے, ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے, اور یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ ابھی ختم ہوگا یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا, اسی طرح لوگوں کو جیلوں کے اندر مارا پیٹا جاتا رہے گا, اور وہ وہیں پر بیمار ہو کر یا جس طرح بھی وہ یہ سزا پائیں گے تحریک انصاف سے جڑے رہنے کی. تو یہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو درپیش ہے. تو ہم دعا گو ہیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے.